शिवम देखो ये क्या बन गया? ये तो बिल्कुल एक किंगली क्राउन जैसा लग रहा है जो मेरे लिए बना है किंग शिवम। अब मुझे ये एस्ट्रोनॉट के हेड गियर जैसा लग रहा है। कुछ ज्यादा ही दूर भाग गया ना घोड़ा। घोड़ा? तुम्हारी इमेजिनेशन का। हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ, जबकि हमें पता है कि फास्टेस्ट तो चीता है। सही कह रही हो, पर ये सब बातें छोड़ो और सोचो कि ये ब्लॉक्स एक एटम है जो है तो अलग अलग लेकिन मिलकर एक साथ काम करते हैं और बनाते हैं कई सारी चीजें। बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही तो है एटम या परमाणु। साथ जोड़ो तो बन जाती हैं कितनी सारी अलग अलग चीजें, तोड़ो तो रह जाता है बस एक ब्लॉक, एक परमाणु। क्या मैटर भी किसी तरह के ब्लॉक से बना है? साइंटिस्ट्स ने सोचा तो पता चला परमाणु, मैटर का सबसे छोटा हिस्सा। पेड़ पौधे, सीढ़ियां, घास, बैग, बुक्स, जमीन, मिट्टी, दीवार और हम, हर चीज एटम से कैसे बनी है? प्रकृति में 92 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक एलिमेंट मतलब एक तरह के एटम, तो यूं कहिए 92 तरह के एटम। परमाणु कितने छोटे हैं, इमेजिन करना मुश्किल। एक सुई की नोक पर 3 करोड़ एटम फिट हो सकते हैं। एक सुई की नोक, 3 करोड़ परमाणु। तुम्हें पता है हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री एटम्स यानी अणु पर टिकी हुई है। और इसीलिए केमिस्ट्री। तुम भी ना दीपिका, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। एटम्स कितनी सिंपल है। हाँ सिंपल है, तभी तो मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम है। सबसे छोटा और इनडिविजिबल, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर तोड़ दिया ना। क्या? हाँ, उन्हें तोड़ कर ही तो मिले एटम्स के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हैं। वो उसका एक हिस्सा है, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मुझे पता है और आपको भी पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। आज मैं अपना कंफ्यूजन दूर करके ही रहूंगी। वैसे दीपिका, मैं तुम्हें थोड़ा सा और कंफ्यूज करूं? अगर मैं कहूं कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, कुछ और भी है तो? साइंटिस्ट्स के साथ चलते हैं एटम के अंदर। इतने छोटे से परमाणु के अंदर भी ज्यादातर हिस्सा खाली। बीच में है नाभि, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, चार्ज पॉजिटिव। साथ हैं न्यूट्रॉन्स, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। घूमते लट्टू में क्या आप बता सकते हैं किसी एक पॉइंट की पोजीशन? बिल्कुल ऐसे हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। नाभि के चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, 1 सेकंड में करोड़ों चक्कर। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बराबर होती है, इसलिए एटम का कोई चार्ज नहीं होता। वैसे अब साइंटिस्ट्स को कुछ और भी पता चला है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने से भी छोटे हिस्से क्वार्क्स से बना है। 3 क्वार्क्स से, जिन्हें साथ जोड़ता है या यूं कहिए साथ चिपकाता है ग्लूऑन। हाँ, हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं पता, मतलब साइंटिस्ट को भी नहीं। What are you saying, केटू? आप एटम्स के बारे में ऐसे बात कर रही हैं? अरे बाप रे, मुझे थोड़ी पता तुम इतना ओवर रिएक्ट करोगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम जितना एटम्स के बारे में जानते हैं वो गलत है। चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों को एक हाई टेक फिजिक्स लेबोरेटरी में लेकर चलते हैं। जाना चाहोगे? हाँ, वहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हो। वहीं जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट छोटे छोटे एटम्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहीं। पाओ केटू, नेकी और पूछ पर केटू, मैं तो अभी से ही नर्वस हो रहा हूँ। भाई हमें एटम्स के बारे में कुछ भी बेसिक नहीं पता, और अगर वहाँ किसी ने कुछ हमसे पूछ लिया तो? केटू है ना? हाँ मैं हूँ ना, और चीजों की तरह मेरी बॉडी भी तो एटम से बनी है। करोड़ों 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 एटम्स। मुझे तो यही सोचकर चक्कर आ रहा है कि मेरे अंदर
करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं। अच्छा बाबा, चलो घूमते इलेक्ट्रॉन्स और भारी प्रोटॉन्स के बारे में कुछ और बातें पता करते हैं। अब प्रोटॉन को भारी यूं ही नहीं कहा, एटम का वजन न्यूक्लियस में ही है। 1836 इलेक्ट्रॉन का वजन एक प्रोटॉन के बराबर। वजन के हिसाब से न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की टक्कर के, इनफैक्ट न्यूट्रॉन्स थोड़े से भारी। हर एलिमेंट के एटम का एक स्पेशल नंबर होता है, यही है एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन। एटॉमिक मास है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका हुआ 6। भाई मैं तो सब समझ गया। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं तगड़े पहलवान और इलेक्ट्रॉन्स हल्के फुल्के चमचे जो प्रोटॉन्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इस डर से कि कहीं बॉस मैन अंदर ना बुला ले। और कीटू, मुझे लगता है कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये बॉस मैन प्रोटॉन के होते हैं बॉडीगार्ड। वजन कम नहीं, लेकिन चार्ज कम होने से इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। बाप रे बाप, सच बताऊं तो मैंने भी कभी एटम्स को ऐसे नहीं देखा। इमेजिनेशन एट इट्स बेस्ट। वैसे ये जो तुम्हारे बॉडीगार्ड न्यूट्रॉन है ना, इनका काम है प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बनाए रखना। मतलब पहलवान में झगड़ा तो होता ही है, तो उन्हें शांत रखता है, उनमें धक्काबाजी नहीं होने देता। क्या हर एक एलिमेंट के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं? मतलब हाइड्रोजन का प्रोटॉन या फिर ऑक्सीजन का या फिर यूरेनियम का सब सेम या आइडेंटिकल होते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है? अब मैं क्या बताऊं केटू, मुझे तो खुद आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे ये बताइए कि क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड्स पर घूमते हैं या फिर उनकी ऊर्जा और स्पीड सेम होती है? केटू, ये बताइए कि अरे बाप रे, इतने सारे सवाल, एक एक करके। देखो, सारे प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स भी एक जैसे होते हैं और सारे न्यूट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, उसमें सारे प्रोटॉन्स आइडेंटिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होते हैं, फिर भी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग होते हैं। कैसे? ब्रेड, पेस्ट्री, केक, डोनट, पिज्जा, कितनी अलग अलग चीजें पर बनी हैं एक जैसी चीजों से। मैदा, नमक, चीनी, मक्खन और बेकिंग पाउडर। जरूरी इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही, पर ये बात भी जरूरी कि उन्हें किस तरह से और कितनी क्वांटिटी में साथ मिलाया जा रहा है और कैसे पकाया जा रहा है। चलिए अब हम परमाणु बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके इंग्रेडिएंट्स। क्या चीज बनेगी तय करती है एटम में प्रोटॉन्स की संख्या, एटॉमिक नंबर। हर वो एटम जिसमें एक प्रोटॉन है सिर्फ हाइड्रोजन हो सकता है। हर वो एटम जिसमें 6 प्रोटॉन है कार्बन ही हो सकता है। एटॉमिक नंबर बदला तो एलिमेंट बदला, ये साइंस का नियम है। ये बन गया मेरा हाइड्रोजन एटम और ये बन गए ऑक्सीजन एटम्स। अब सारे एटम्स हो गए, अब बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। पहले मेरा फेवरेट, वाटर, पानी। पानी या H2O, तो इनमें एक एटम लेंगे ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के। ये ऑक्सीजन, अब इसे इसमें लगा देते हैं। ये बन गया हमारा H2O मॉलिक्यूल, हमारा वाटर मॉलिक्यूल, जिसके ना जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स दीपिका अपने मुंह में उड़ेल चुकी है। अब मैं एक ऐसी चीज बनाने जा रही हूँ जिसके ना जाने कितने मॉलिक्यूल्स शिवम सुबह से छोड़ चुका है। दीपिका, डोंट बी डर्टी। शिवम, मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ। एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के। तो ये लो कार्बन का एक एटम और ये 2 एटम्स ऑक्सीजन के। ये बन गया हमारा CO2। ये तो हुए हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स, पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तुम कहीं अड़ीगड्डों की बात नहीं कर रहे? बिल्कुल सही।
मैं अड़ीगड्ढों की ही बात कर रहा हूँ। वैसे ऐसा कोई मॉलिक्यूल है नहीं, वो तो हमने सिर्फ नाम दे दिया है। आप भी बनाइए, बड़ा मजा आता है। ये है कॉर्न स्टार्च, पूरा पैकेट। अब थोड़ा पानी मिला देते हैं इसे। यही है वो जिसका नाम हमने रखा है अड़ीगड्ढो। एक अजब पदार्थ। ये सॉलिड है या लिक्विड पता नहीं। हाथ में उठता है ठोस जैसे, फिर बह जाता है द्रव्य जैसे। धीरे से उठाओ तो लिक्विड, जोर लगाओ तो सॉलिड। इस तरह के मैटर का भी एक नाम है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसकी भी साइंस। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत लंबे हैं। धीरे से उंगली डालो तो रास्ता देते हैं जैसे द्रव्य। जोर लगाओ तो उलझकर ठोस बन जाते हैं। कुछ सिंपल और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने हैं हम। अलग अलग तरह की सेल्स, लेकिन टूटे तो फिर वही गिने चुने एटम्स। अच्छी भली ट्रेन ट्रैक पे चल रही हो और अचानक से पटरी से उतर जाए, एकदम ऐसा ही लग रहा है हमें अभी। क्यों? अब आप ही सोचिए, हर चीज एटम से बनी हुई है। फिर चाहे ये सीढ़ी हो, वो दीवार हो, वो वास हो, छिपकली हो, दीपिका हो, छिपकली हो, मैं हूँ, हर चीज। यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कैसे एटम से बने हैं। अब क्या कहना, मतलब K2 है K2 का। क्या? K2 है K2 का, क्या कहना है क्यों और कैसे का। ओ वाओ, तुम लोग आ गए। देखो मैंने क्या बनाया है। शिवम, इसके अंदर झांको, इधर से। 1 मिनट रुको। अब देखो क्या है ये? अरे वाह, कितना बड़ा दिख रहा है। किट्टू मुझे भी देखने दो। आओ इधर आओ। देखो देखो। वाओ, वाह किट्टू, यू आर ग्रेट। वैसे आप लोग जानते हैं ये माइक्रोस्कोप 50 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। 50 गुना। बट आई एम श्योर जिस बारे में मैं और दीपिका आपसे पूछने आए हैं वो चीज इस माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। घूम फिर के फिर से एटम, पर पहले इसे देखते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए शीशा, ग्लास, फॉइल, टॉर्च, सुई, पानी और रबर बैंड। माइक्रोस्कोप वो जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए। सबसे पहले फॉइल की काटेंगे स्ट्रिप। अब ग्लास को शीशे पर उलटकर रख देंगे ऐसे। रबर बैंड की सहायता से फॉइल को यूं जोड़ना है। यही है लेंस होल्डर। सुई से इसके बीच बना लें एक छेद, छोटा सा। अब पानी की बूंद करेगी लेंस का काम, एक कॉन्वेक्स लेंस का। नीचे रखें फूल को, वो कई गुना बड़ा करके दिखाएगी। टॉर्च से आप लाइट नीचे शीशे पर चमकाएं। अगर फोकस ठीक ना हो तो लेंस को और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर या पास करें। लाइट एटम से नहीं बनी बल्कि फोटोन से बनी है, ये बात याद रखना। और सिंपल टर्म्स में हमारा पूरा यूनिवर्स सिर्फ 2 चीजों का बना है। मुझे पता है, एटम्स यानी अणु। दूसरा एनर्जी या ऊर्जा। अरे वाह। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनो। वो क्या नाम दिया था तुमने अपने इलेक्ट्रॉन्स को? इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स के हल्के फुल्के चमचे। हाँ, ये जो हल्के फुल्के चमचे हैं ना, मैं इन्हें असली बॉसमैन मानती हूँ। हम बच्चे खुश होते हैं तब जब पेट भरा हो मजेदार चीजों से। एटम्स भी हम बच्चों जैसे हैं। पेट भरा हो तो खुश। उनका पेट मतलब उनके शेल्स, उनका खाना मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स। एक खेल खेलते हैं। ये पीली बॉल न्यूक्लियस है और बच्चे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने शेल्स में घूम रहे हैं। शेल्स का अपना नियम है, हर शेल की अपनी कैपेसिटी। पहला शेल सिर्फ 2, दूसरा 8, तीसरा 18। लेकिन यहाँ भी कैच, सबसे बाहर के शेल में 8, सिर्फ 8। एटम तब खुश होता है जब पेट पूरा भरा हो।
एक दो कम होंगे तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लेगा, एक दो ज्यादा तो उन्हें बाहर फेंक देगा। एटम्स और उनके कैरेक्टर्स को तो हमने समझ लिया। और अब चलते हैं हमारे आज के स्पेशल साइंस एक्सपर्ट से मिलने, एक बहुत ही खास मीटिंग के लिए। कुछ ऐसा देखने जो बहुत कम बच्चों और शायद बहुत कम बड़ों ने भी देखा होगा। BARC, एटम पर शोध करने वाली दुनिया भर में मशहूर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही होता है ने हम बच्चों को दिया एक स्पेशल मौका, एटम के एक्सपर्ट्स के साथ एटम्स को जानने का मौका। सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। यहाँ दिख रही हैं सेल्स, कोशिकाएं। वो कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर सिर्फ किताब में पढ़ा है। सवाल बहुत, पर जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स भी। तो जैसे क्या है कि आप जो भी चीज़ें अपने चारों ओर देख रहे हैं, दे आर ऑल बेसिकली एटम्स ऑफ सम एलिमेंट और दी अदर। अभी जैसे ह्यूमन बॉडी है या लिविंग सेल है, ये एटम्स के बने हुए हैं। एंड हर लिविंग चीज़ में जो एक कार्बन जो है कंपाउंड रहना जरूरी है। सो एमिनो एसिड में भी कार्बन है, DNA देख रहे हैं उसमें भी कार्बन है, लिपिड्स देख रहे हैं, फैट्स देख रहे हैं। तो जो लिविंग चीज़ें हैं, ये रही ह्यूमन सेल। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा देख सकते हैं। न्यूक्लियस, DNA, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, हर हिस्सा साफ नजर आ रहा है। याद रखिए, ये सेल भी करोड़ों एटम्स से बनी है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। धूल नुकसान पहुंचा सकती है, सावधानी जरूरी। ये एक ताकतवर माइक्रोस्कोप है। ये है हमारा बाल, ह्यूमन है। माइक्रोस्कोप के नीचे पेड़ के तने जैसा, परत पर परत, कितने सर्फेसेस। इस माइक्रोस्कोप में अभी एक अकेला बाल रखा है। ये माइक्रोस्कोप 1 मिलीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा हमें दिखा सकता है। 1 मिलीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा। बाल में भी है करोड़ों एटम। एक बार फिर देखिए, हमारे सिर का एक बाल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये हमें 1 मिलीमीटर का 1 करोड़वां हिस्सा दिखा सकता है। सैंपल, मेटल का छोटा पार्टिकल। मैग्निफिकेशन खुद देखिए। ये एटम है, परमाणु। एटम्स जो लाइंस में, कतारों में डॉट डॉट जैसे नजर आ रहे हैं। हर डॉट एक एटम। इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, एटम कितना छोटा है और इस वक्त हम क्या देख रहे हैं। दुनिया भर में कहीं भी किसी भी साइंटिस्ट ने एटम को डायरेक्टली बस ऐसे ही देखा है। इसके आगे कुछ नहीं। एटम ऐसा किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, उससे हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इसका हम ये कल्पना कीजिए कि हम एक किसी गुफा में बैठे हैं। हमारी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ है और सामने जो दीवार है उसमें हमें कुछ परछाइयाँ दिखाई दे रही है। अब इस परछाइयों से हम ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर से कोई आदमी जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते कि उस आदमी का चेहरा कैसे दिखता है, उसको मूछें है या नहीं है। तो वैसे ही एटम के बारे में होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि एटम में कैसी रचनाएं हैं, कहाँ उसके इलेक्ट्रॉन है, एटम एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर हम आँख से देख सकते थे तो वो एटम एग्जैक्टली कैसे दिखाई देता। और इसी मर्यादा की वजह से हम कल्पनाएं करते रहते हैं कि एटम कैसा है। कितनी फैसिनेटिंग है ना साइंस की दुनिया। इतने सारे सवाल मन में आते हैं और लगता है आपको भी सवाल पूछने में बहुत मजा आने लगा है, तभी तो हमारे पास इतने सारे लेटर्स आते हैं। इस बारी हमसे सवाल किया है अल्पा जोहरी ने। पूछती हैं कि क्या ये सच है कि समुंदर के पास या किसी लार्ज वाटर बॉडी के पास सर्दियों में कम ठंड पड़ती है। जवाब
जवाब देती हूँ 2 गुब्बारों के साथ। इसमें है सिर्फ हवा और इसमें थोड़ा सा पानी हवा के साथ। तो देखते हैं अब क्या होता है। इस कैंडल को जलाते हैं। वो तो फूट गया। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। हमारा समुंदर पानी गर्मी को सोखने में उस्ताद है। वो जमीन की तुलना में गर्म बहुत धीरे होता है और ठंडा भी बहुत धीरे। इसीलिए बड़े जलाशयों के पास ना ज्यादा गर्मी ना बहुत ठंडी। और ऐसे ही हमें सवाल पूछते रहिए और हम आपको जवाब देते रहेंगे। क्यों मारा मुझे? क्या तुम्हें भी लगता है कि ये एक मच्छर है? मच्छर? ओहो, क्या आपको पता है कि मच्छर के 47 टीथ होते हैं? पूरे 47 दांत। दीपिका, क्या आपको पता है ऐसे मच्छर स्टैप करता है अपने प्रोबोजिस से? ऐसी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और अमेजिंग साइंस की बातें भी। तो हमें यूं ही लिखते रहिए। हम आपको मिलेंगे ऐसे ही हर हफ्ते इसी दिन इसी वक्त, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS
किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय जोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।